सर आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर हम आइस को हीट करते हैं तो एब्रप्टली मेल्ट नहीं होता, आफ्टर सम टाइम मेल्ट होता है। तो उस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पहले पता होनी चाहिए, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम इन बेसिक टर्म्स को देखेंगे, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सो फर्स्ट टर्म जो हम देखेंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है सर। सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है हमारे पास एंड इट इज़ एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है सर। एंड सराउंडिंग में जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है सर। अब इस सब्सटेंस का अगर हम 1 ग्राम लेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रेशर कितना होगा 1 atm, उस 1 ग्राम को मेल्ट कराने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट वी कॉल एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम डिनोट करेंगे LF से। क्लियर। 1 ग्राम को मेल्ट कराने के लिए LF अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अब सपोज हमारे पास 1 ग्राम नहीं m ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस है, तो m ग्राम को हीट कराने के लिए ऑब्वियस सी बात है m टाइम्स LF रिक्वायर्ड होगा। 1 ग्राम को हीट कराने के लिए LF, m ग्राम्स को हीट कराने के लिए m इंटू LF। सो दिस विल बी द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट m ग्राम्स ऑफ सम सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन सराउंडिंग में प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए भी हम सपोज हमारे पास कोई लिक्विड लेंगे, हम कोई लिक्विड हमारे पास है किसी कंटेनर में एंड द टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई लिक्विड हमने कंसिडर किया और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू दैट्स बॉइलिंग पॉइंट, और सराउंडिंग में जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो 1 atm। अब इस लिक्विड के 1 ग्राम को स्टीम में चेंज कराने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 ग्राम को फेज चेंज कराने के लिए हीट जितनी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब 1 ग्राम को हीट कराने 1 ग्राम के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है, तो m ग्राम्स के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी m टाइम्स LV। ठीक, दिस विल बी द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सम लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम समराइज कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ सम solid into liquid at its melting point. Similarly, latent heat of vaporization, amount of heat required to change the phase of a liquid into gaseous state. So अब हम पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने बोला था कि आइस को हम हीट करते तो एब्रप्टली मेल्ट नहीं होता, आफ्टर सम टाइम मेल्ट होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आइस क्यूब है एंड इट इज़ एट सम माइनस टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ एट -30 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब हम आइस को हीट करेंगे तो वो हीट किस पे यूटिलाइज होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इनिशियली टेम्परेचर था -30, हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, -20 होगा, -10 होगा। कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो एक इंस्टेंट पे इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। सो आइस विल रीच एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। आइस हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब हम इसको फर्दर अगर हीट करेंगे तो हीट इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, वो हीट किस में यूटिलाइज होगी, इसका फेज चेंज करने में। आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, जब तक न पूरी की पूरी आइस मेल्ट होगी वाटर में तब तक जो हीट है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। दैट मीन्स जो भी हम हीट अप्लाई करेंगे, इफ़ वी आर अप्लाइंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट किस में यूटिलाइज होगी, आइस को मेल्ट कराने में, ना कि आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में। हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। सो वी विल गेट वाटर। और जो भी हमने हीट अप्लाई की वो किस में यूटिलाइज हुई, फेज चेंज में। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। सो दिस विल बी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम फर्दर हीटिंग कंटिन्यू करेंगे, वाटर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वो हीट किस में यूटिलाइज होगी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में। कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो एक इंस्टेंट पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सो वी विल गेट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट पे इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा,
अब जो पूरी की पूरी हीट है वो किस में यूटिलाइज होगी, फेज चेंज में। हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो जब तक ना पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में। दैट मीन्स हीट विल बी एंटायरली यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज। सो विल गेट फेज चेंज में यूटिलाइज हुई, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। सो दिस विल बी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब अगर स्टीम को हम फर्दर हीट करेंगे तो वो हीट किस में यूटिलाइज होगी, इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो इनिशियली स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, हीटिंग से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे कौन से टाइप की हीट्स हमने अप्लाई की। इनिशियली जो हमने हीट अप्लाई की आइस को -30 से 0 डिग्री पहुंचाने के लिए, वो हीट किस में यूटिलाइज हुई, इन रेजिंग द टेम्परेचर। उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हमारे केस में चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ हुआ, -30 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये हीट तो आ गई इसके बराबर। उसके बाद जो हमने हीट अप्लाई की आइस को मेल्ट कराने के लिए, दैट मीन्स आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है और आइस मेल्टिंग पॉइंट पे था। इसको जो भी हमने हीट अप्लाई की दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो इस डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। उसके बाद जो हमने हीट अप्लाई की वो हीट किस में यूटिलाइज हुई, इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। उस हीट को हम फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हमारे केस में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब जो हम हीट अप्लाई करेंगे दैट इज नॉट यूटिलाइज इन चेंजिंग टेम्परेचर। आप देख सकते हो टेम्परेचर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं दैट इज चेंजिंग द फेज। वाटर को किस में कन्वर्ट कर रही है, स्टीम में। उस हीट को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद स्टीम तक पहुंच गए हम, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फर्दर अगर हम हीटिंग करेंगे तो वो हीट क्या करेगी, दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। उस हीट को हम फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, हीटिंग करेंगे तो 100 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 120 पहुंच जाएगा। फर्दर हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा। अब इसी का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियली जो हमने हीट सप्लाई की दैट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/m स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा क्यू। क्लियर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज m इंटू एल एफ। डेल्टा क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे। सो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन हीट। सो इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। फर्दर जो लास्ट इक्वेशन है उससे हम देख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/m इंटू मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन हीट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेल्टा टी और डेल्टा क्यू के बीच। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे इनिशियली क्या होगा, सपोज हम एक्स एक्सिस पे डेल्टा क्यू लेंगे, सिमिलरली वाई एक्सिस पे हम डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस लेंगे। इनिशियली जो आइस का टेम्परेचर था दैट वाज -30 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इनिशियली इसका टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो भी हमने हीट अप्लाई की वो किस में यूटिलाइज हुई, इन रेजिंग द टेम्परेचर। रिलेशन कैसा आया, डेल्टा टी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स डेल्टा क्यू, वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म है तो इक्वेशन ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इट विल बी वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म। उसके बाद हम पहुंचे आई सेट 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो पॉइंट होगा इट विल बी आई सेट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो भी हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ विच इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स इस हीट से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है इट इज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो भी हमने हीट अप्लाई की दैट इज एंटायरली यूटिलाइज्ड एट चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ से हमारे पास क्या आया, डेल्टा टी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इनटू डेल्टा क्यू, वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म फिर से, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस।
अब यहाँ पे हमारे पास वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं वो किस में यूटिलाइज हो रही है, इन चेंजिंग द फेज, एंड दैट हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो इट विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो है इट इज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम जो भी हीट अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एंटायरली यूटिलाइज्ड इन रेजिंग टेम्परेचर। फिर से इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, इट इज डेल्टा टी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा क्यू, वाई इक्वल टू mx फॉर्म है, तो अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो इस ग्राफ में जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हीट दी, दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, वो किस में यूटिलाइज हुई, इन चेंजिंग द फेज ऑफ आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस डेल्टा क्यू को लिख सकता हूँ मैं m इंटू एल एफ। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने हीट अप्लाई की वो हीट किस में यूटिलाइज हुई, आप देख सकते हो ये हीट अप्लाई करने से टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर में। ये हीट किस में यूटिलाइज हुई, इन चेंजिंग द फेज ऑफ वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू एल वी विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम ये जो स्ट्रेट लाइन्स आई, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इनका हम स्लोप भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दिस इज θ1, तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज दिस, y इक्वल टू mx फॉर्म, इसका स्लोप इसके बराबर आया। सो tan θ1 में लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 बाई m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। सिमिलरली ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो इक्वेशन है दैट इज दिस। सो यहाँ पे जो y इक्वल टू mx फॉर्म है, सो दिस विल बी इट स्लोप। सपोज ये एंगल अगर θ2 है, इफ दिस एंगल इज θ2, तो tan θ2 में लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 बाई m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सो इट विल बी 1 बाई m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सिमिलरली इस इक्वेशन का जो लाइन, इस लाइन का जो इक्वेशन है दैट इज दिस। सो दिस इज y इक्वल टू mx फॉर्म, ये इसका स्लोप हो गया। सपोज ये वाला एंगल जो है दिस इज θ3, तो tan θ3 हम लिख सकते हैं, tan θ3 इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप 1 बाई m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम के बराबर है। सो वी कैन राइट इट एज 1 इंटू m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। तो इनिशियली जो भी हम हीट कर रहे हैं वो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसके बाद फेज चेंज करेगा, उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर से फेज चेंज होगा, और उसके बाद जो भी हीट अप्लाई करेंगे वो क्या करेगी, दैट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर सर।